आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर बच्चों सब लोग बोलते हैं बहुत बड़ा है, इसको याद करना मुश्किल है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ चीजें समझ कर चलो और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पहला मैं आपको बता दूं डायरेक्टिंग की एक नॉर्मल मतलब क्या होता है। द प्रोसेस जहां पर लोग आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना, या कोई काउंसलिंग दे रहे हैं, तो ये सब चीजें ना डायरेक्टिंग के अंदर है। डायरेक्टिंग जैसे एक पिक्चर डायरेक्ट होती है ना, डायरेक्टर करता है उसको कि क्या बनेगा कैसे बनेगी, तो वैसे डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग आपको समझाता है कि भैया जो जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो ये समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई है जो आपको ये सब कुछ सिखाएगा और आप क्या करेंगे, वही सारे काम करेंगे। तो आइए ये देखते हैं भैया डायरेक्टिंग कैसे चलती है, क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाला जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा आप वो सुनिए। सारी एक्टिविटीज ग्रुप में सारे लोगों से करवाना है, मोटिवेट करना है आपको और काम कराना है, ताकि बिजनेस में आप अच्छे से काम करें। आपका भी फायदा होगा, बिजनेसमैन का भी फायदा होगा। इस तरीके से आगे काम चलेगा। तो डायरेक्टिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा आप एलिमेंट्स याद रखिए। कई बार क्वेश्चन पढ़कर बस समझ नहीं आता कि भैया कितने एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टिंग में काम करते हैं। सबसे पहला तो है सुपरविजन, फिर दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। ये चार बातें आपकी मीनिंग में भी कवर हो रही थी। अगर आप चाहें तो इनको वैसे ही लिख लें, या आपको एलिमेंट्स डायरेक्टली याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबके थोड़े थोड़े मतलब पता होना चाहिए कि सुपरविजन मतलब जो नॉर्मली जो सुपरविजन रखता है, दूर तक सोचता है, ऑब्जर्व करता है, चीजों को समझता है और लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ऐसे करो ये काम होगा, तो सुपरविजन सुपरवाइजर ये काम करवाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंस आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको नॉर्मल या इसमें से 3 या 4 पॉइंट 5 पॉइंट अपने इसके याद कर लो, बाकी अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशन जो प्रोसेस है जहां लोगों को आप इंस्पायर करते हो। इंस्पायर करते हो ये इसलिए बोल रहा हूं इंस्पायरिंग द पीपल, क्योंकि ये केस स्टडी में कभी कभी आ जाता है कि इंस्पायर कर रहे हैं तो बताओ क्या है इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा कि मोटिवेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो वर्ड्स को पकड़ो, ऐसे केस स्टडीज में ये काम आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद बोलते हैं भैया मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस जनरली नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बोलिए कि भैया सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड पता करो सामने वाले की, उसकी टेंशन क्या है ये पता करो, ड्राइव किस तरीके से वो सॉल्व हो सकती है, सच बिहेवियर क्या उसका बिहेवियर कैसे है कि वो इस चीज को कैसे लेगा। पता चला आप ऐसे बंदे को मोटिवेट करो जो मोटिवेट हो ही नहीं सकता, है ना, तो उसका बिहेवियर अगर है कि हाँ वो हो सकता है तो उसको करो मोटिवेट। फिर सेटिस्फाई द नीड एंड रिड्यूसिंग टेंशन, उसकी टेंशन खत्म करो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले बोला कि इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखिएगा आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ये बहुत बार पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बोला, साइकोलॉजिकल नीड, जो बोलता है कि अगर आप इन दोनों को देखोगे, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड अलग होती है, एक इंडिविजुअल की नीड अलग होती है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इंसान की होती है साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस नीड या सोसाइटी के जो एक नॉर्मल रिलेशन लोगों से दोस्ती यारी उसकी बात कर रहा है, फिर स्टीम जो आप चाहते थे जीवन में वो आपको मिला, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि आपने वो पा लिया जो आप चाहते थे, जिंदगी अब आपकी एंड है, खत्म है, तो आपने सोचा कि भैया अब जो जो चीजें आपने स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक पानी है, और उसका स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि भैया आप सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड पूरी करते हो। उसके अंदर हम देखें तो यही होता है, फूड शेल्टर क्लोथ, यही बातें। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो आपकी बेसिक सैलरी होगी। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि एक इंडिविजुअल की नीड क्या होगी तो वो यहां से चालू होगी। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, बात समझ में आ रही है, फूड शेल्टर क्लॉथ, कि भैया इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है, एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, इसलिए ये बोला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर फिर साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल नीड कि भैया उसको पैसे मिले, कुछ कमा ले, अब मिल गया रोटी कपड़ा, क्या करें उसी का बैठे रहेंगे, निकले आगे कि भैया चलो अब पैसे कमाएं, कुछ लेकर आए पैसा। फिर आता है भैया लव फ्रेंडशिप, सोशल जो सोसाइटी में लोगों से थोड़ा कलीग वलीग बनना, ये सब जरूरी है। मतलब ये भी रखा हाँ, क्योंकि भाई पैसा आ गया, अब क्या अकेले बैठोगे, अकेले खाओगे, अकेले जियोगे, कब तक जियोगे। तो भैया इसलिए बोला कि थोड़ा सा अब ये भी जरूरी कि आपका लोगों में थोड़ा उठना बैठना हो। फिर स्टेटस कि भैया आप सेल्समैन थे आज मैनेजर बन गए, तो थोड़ा ये भी धीरे धीरे करके बढ़े। फिर सेल्फ फुलफिलमेंट कि भैया आप जो चाहते थे कि भैया लाइफ में कि आप ये करो ये सारी चीजें आपने अचीव करी। ये है एक इंडिविजुअल नीड कि भैया एक घर होना चाहिए था, रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, सब कुछ जो है ये वो इंडिविजुअल के अंदर है। फिर तो ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या कहती है। ऑर्गेनाइजेशन तो भैया एक लेवल ऊपर हो गई ना, कि अब आप इंडिविजुअल वाली नीड से हट गए, आप सीधे ऑर्गेनाइजेशन वाली नीड पे आ गए। ध्यान रखिएगा आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे वो, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ हेराइची थ्योरी बोली तो आपको बस ये बीच वाली चीज आपको याद रखनी है बस। आप हेराइची थ्योरी ये लिखिए,
प्रॉपर डायग्राम बनाइए, पिरामिड बनाइए और इसी तरीके से नीचे ऊपर, और ये नहीं करिएगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो जैसा बना है वैसा ही करना होगा, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन नीड की बात करें तो सबसे पहले इंसान को बेसिक सैलरी चाहिए। जहां भी जाता है बोलता है भैया मेरी बेसिक सैलरी कितनी होगी बताओ। सैलरी अच्छी लगी, सब कुछ ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ेगा। सबको सही है तो जॉब मिल गई, जॉब सिक्योर है, चलो भैया सिक्योर है कि नहीं है, अच्छी रहेगी, लंबी जिंदगी कटेगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रिटायरमेंट के बाद सब कुछ ये वो सब पूछ लो। फिर वहां पर जो कलीग्स हैं उनसे अच्छे रिलेशन जरूरी है। आप ये भी चाहते हो कि भैया लोग आपकी इज्जत करें, आपसे बात करें, तो अच्छा लगेगा, चलिए ये भी हो जानी चाहिए। फिर जॉब का एक टाइटल, वही मैंने जो बोला कि मैनेजर बनना था तो मैनेजर आपका टैग लगना चाहिए। तो आप सेल्समैन बन के गए थे और आज मैनेजर बन गए हो, तो फिर भाई आपका अचीवमेंट है। अब फिर लास्ट ये गोल अचीव कि भैया आपने जो एम्प्लॉयमेंट में जो भी चीजें करनी थी आपने करी, लास्ट में अच्छे रिटायर हुए, अच्छा गोल था, अच्छा चैलेंजिंग जॉब था, खुश थे आप इन सब चीजों से। तो ये हेराइची थ्योरी बताता है कि नीचे से ऊपर कैसे पहुंचते हैं, पहले आपके लिए क्या जरूरी है, बाद में क्या, फिर क्या। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भैया फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जो भी चीजें पैसे में गिनी जा सकती है, पैसे से कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे बोनस या कोई इंसेंटिव या कोई ऐसे पैसे मिल रहे हैं जो, तो वो सब कुछ आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं वो ऐसी चीजें जो पैसे से नहीं है। अब स्टेटस कि भैया आपको हमने कंपनी का सीईओ बना दिया, तो आपके लिए उस समय बोला कि भैया सैलरी मायने नहीं लगेगी क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट दे दी हमें, यही बहुत है। या आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ब्रांच में ट्रांसफर किया जहां आपको पसंद था कि यार वहां आपका काम करने का मन था, आपको मैंने वहां मिल जाए, या आपके करियर के लिए जो बहुत अच्छा था। देखिए पैसे से रिलेटेड तो आप अपने आप ही लिख लेंगे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके पैसे से रिलेटेड। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है इसको पढ़ लीजिएगा, दो तीन खुद से याद करिएगा, बाकी अपने मन से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है लीडरशिप। भाई लीडरशिप ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको छोड़कर जाना बेवकूफी है। अगर आप ये पढ़कर नहीं जा रहे हो डायरेक्टिंग चैप्टर से, तो आप मतलब आप समझ जाओ कि भैया मेन चीज नहीं पढ़ाई गई। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो आपको बताता है भैया लीडरशिप के कितने स्टाइल होते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि भैया ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, फ्री रन होता है। आपको बता दूं इन सबको समझने और इजी तरीका बता देता हूँ कैसे। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जब लीडर सिर्फ कमांड करता है, देखो सिर्फ कमांड कर रहा है ABCD को कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो करेंगे, ना तुमसे साला करेंगे ना मसौरा करेंगे। बात समझ में आ गई, जो हमने बोला कल, इसलिए मैंने इसको हिटलर का नाम दिया है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल क्या होती है, जब लीडर के पास टाइम नहीं होता, किसी के साथ सलाह मशवरा करने का टाइम नहीं होता, वो सीधे डिसीजन देता है और आपको काम करना है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक थोड़ा बाहुबली टाइप का होता है। बाहुबली टाइप का क्यों, क्योंकि बाहुबली क्या करता है, A B C जितने उसके आसपास के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करता है कि क्या होना चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेता है। ये क्या है, डेमोक्रेटिक कि मतलब वो एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जब उसके पास टाइम है, वो लोगों को समझदार समझता है, अपने आसपास जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे सजेशन लेकर एक डिसीजन लेता है। अब फ्री रन क्या बोलता है, ये लेजी फेरी बोलो, तो ये बोलता है कि भैया एक ऐसा लीडर जो बिल्कुल सेपरेट है, देखो ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये ABCD बोल रहे हैं भैया आप लोग आपस में इतने समझदार हो कि खुद ही प्लान बनाओ, खुद ही डिसीजन लो और खुद ही आगे बढ़ो। ये दो या तो ये मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब इस लेवल तक पहुंच गए, जैसे टाटा जी। टाटा जी अब ये उम्र हो चुकी है उनकी कि अब उनको नहीं करना भैया कि भैया हम आपके साथ आए डिसीजन में इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया सीधे आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए और आगे बढ़े। या कोई ऐसा बॉस है जो अपने रील बनाने में मस्त है और वो बाकी लोग बोल रहे हैं कि भैया जाओ काम करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, आगे। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस भाई, कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है, बच्चे इसको छोड़कर जाते हैं, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज करते हो आप आइडिया या व्यू, फैक्ट, ये सब चीजें अगर आप एक्सचेंज करते हो, दो लोगों में बात होती है और ये बातें एक्सचेंज हो रही, तो इसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे सिंपल तरीका, एक सेंडर होता है, मतलब सेंडर जो क्या करेगा, अपनी मैसेज सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा। इस मैसेज को बनाने को बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग ये नॉइज मैं आपको बाद में बताऊंगा। एनकोडिंग मतलब मैसेज बनाना, मतलब कि मैं सेंडर हूँ, मैसेज करना चाहता था, एनकोड कर रहा हूँ मैसेज कि भैया मैं कल क्लास रखूंगा। मैंने मीडिया सेलेक्ट किया कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू ये मैसेज भेजूंगा, मीडिया व्हाट्सएप टेलीग्राम या किस मेल, ये मीडिया मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से मीडिया के थ्रू भेजना चाहता हूँ। सामने वाले ने डिकोड किया मैसेज, बच्चों ने डिकोड किया कि हाँ भैया मैसेज आया है, भैया का क्या आया है, उन्होंने रिसीव किया मैसेज कि हाँ कल क्लास लगेगी, उन्होंने मेरे को एक फीडबैक दिया कि भैया हाँ हम क्लास आएंगे, ओके सर हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी एक प्रोसेस है, लेकिन इसके बीच में एक नॉइज है। नॉइज कहां पर आता है, नॉइज आता है एनकोडिंग में। एनकोडिंग में कब आता है, जब मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मेरे से गलती से क्या हो गया,
कल क्लास रहेगी, और फिर मैंने क्या कर दिया, गलती से वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और डॉट लगाना था मुझे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और मैंने सेंड कर दिया। तो बच्चों के पास जब वो मैसेज गया तो वो खुद कंफ्यूज हो गए कि मतलब भैया हमसे पूछ रहे हैं कल क्लास रहे रखें कि नहीं रखें, ऐसा पूछ रहे हैं क्या। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हुई, या तो इनकोडिंग में ब्रेक हुई या कम्युनिकेशन बैरियर्स कोई भी ऐसे जो जिसकी वजह से हमारी और तुम्हारी बात नहीं हो पाई। अब बैरियर कहाँ है वो भी हम समझ लेते हैं। ये था पूरा प्रोसेस। ये प्लीज अगर बच्चों पेपर में आएगा तो इसको प्रॉपर ऐसा बनाइएगा, दिखाइएगा, और इसी को साइड हेडिंग बनाइएगा और इसी को समझाइएगा। और ये फिर आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सोशल इंटरेक्शन के लिए जितनी भी बातें होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। आपको बता दूं, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दोनों में से कौन सी जरूरी है, तो आप हमेशा दोनों बोलना। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की बात करो ये भी जरूरी नहीं कि भैया आपका थोड़ा बहुत तो दोस्ती यारी होनी चाहिए। कहीं भी आप जाओगे, स्कूल ही जाओगे, आप बोले सब पढ़ना है पढ़ो और घर जाओ, अपना लंच खाओ, किसी से बात नहीं करना, घर जाओ। तुम भी बोलोगे यार ये क्या जिंदगी है, हम नहीं जाएंगे स्कूल, था ना। तो फिर तुमको भी लगता है यार चार लोग बात करें, हम भी बात करें, वही बात करें, दोस्ती यारी रहेगी। इसी बहाने हम सब मिलजुल के आएंगे, पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, चलेगा। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बात बता दूं, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सिंपल चीज है, कई लोग इसको पढ़ते समझ ही नहीं आता, बोलते हैं कि ये क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। आपको सिंपल बता दूं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब आपका सुपीरियर आपके सबऑर्डिनेट को कुछ बोल रहा है, वो क्या बोलेगा, पॉलिसी बताएगा, प्रोसीजर बताएगा, ऑर्डर बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, नोटिस देगा, ये सारी बातें नीचे की तरफ जाती है। मतलब जब सुपीरियर कुछ बातें नीचे सबऑर्डिनेट को बोल रहा है। और अगर मैं आपको ऊपर की बात करूं तो बोलता सबॉर्डिनेट अगर सुपीरियर को कुछ बातें बोलता है तो वो क्या करेगा भाई, छोटा अपना बॉस को क्या बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा भैया, रिपोर्ट देगा या कोई ग्रीवेंस कोई कंप्लेन अपनी लेकर जाएगा। तो ऐसी बातें क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगी। अगर आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा, दोनों मैनेजर है, ये भी मैनेजर वो भी मैनेजर। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं लेकिन सेम लेवल के लोग हैं, इसीलिए भैया ऐसे कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोला गया। फिर आया टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, ये सिड्डी जैसा बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि एक फोरमैन किससे बात कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर से। अब भाई दोनों की पोजीशन अलग है, ये मैनेजर नहीं है, ये मैनेजर है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोला कि एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल होल्डिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। इन दोनों में अंतर क्या है, ये डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी है, ये सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों में क्या बोलते हैं कि भैया, इन टेक्निकल बोलता है तो इसका मतलब कि भैया एक मैनेजर और एक थोड़ा वर्कर या सुपरवाइजर है, ठीक है। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बहुत टाइम से आया नहीं है, एक बार रीड बस कर लेना, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो काफी टाइम से आया नहीं है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि इसके आने के चांसेस हैं। तो नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी बहुत टाइम से नहीं आया, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोलता है, ये इसको समझ लेते हैं। बैरियर मतलब किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ब्रेक होना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूं, क्योंकि इसमें ना अलग अलग चीजों पे केस स्टडी बनती है। जैसे सिमेट्रिक बैरियर आपका एक केस स्टडी आता है, उसमें बोलता है कि भैया आप बहुत बैडली तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो मैसेज, तो ये कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर है, तो आपको लिखना होता है सिमेट्रिक बैरियर। या कोई सिंबल या कोई ट्रांजिशन फॉल्ट आ रहा है, या टेक्निकल जर्क। टेक्निकल जर्क के बारे में बता दूं, टेक्निकल जर्क क्वेश्चन आया था लास्ट लास्ट 2 साल पहले। इसमें बोला था कि भैया टेक्निकल जर्क हो रहा है, अब ये कौन सा बैरियर है। टेक्निकल जर्क मतलब कि आप कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो जो टेक्निकली हर किसी को समझ नहीं आ रहे। मतलब आप अगर बोल रहे हो भैया ये कर लेना, इसमें जावा आवा अल्फा बीटा समझ जाओ, तो कैसे समझ जाएगा इंसान, नहीं समझ में आ रहा उसको। तो भाई कम्युनिकेशन बैरियर यही है। कम्युनिकेशन बैरियर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कहीं से भी ब्रेक होना। कुछ ऐसे वर्ड यूज मत करो जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या बोलता है कि भैया ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से सामने वाला बंदा है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, डिस्ट्रस्ट का मामला है, या आप पर भरोसा नहीं है, या उसको वो पूरी तरीके से सुन ही नहीं रहा था आपकी बात। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर बोलता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या बोलता है, जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी तगड़ी तगड़ी पॉलिसी बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, स्टेटस बनाती है कि भैया हमारे बॉस से बात करनी है तो पहले मेल करो, 3 दिन का टाइम लो, उसके बाद आना, हो गया कम्युनिकेशन। तो बिक जाए कंपनी, वर्कर भी बोलता है हमें नहीं बताना। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल थोड़े इजी रखो यार, थोड़ा आराम से बात कर सके इंसान अपने बॉस से भी।
पर्सनल बैरियर, ये थोड़ा अलग ही टाइप का बैरियर। ये तो पर्सनल बैरियर, ये जो खुद में खुद कुछ बहुत कुछ सोचते हैं ना, ये वो लोग हैं जो जिनको बोला जाता है कि भैया अनविलनेस, ये कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है, अपने आप में ही खुद परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते भाई, इनको बात करने में डर लगता है कि हमारे हमारे बोलने से क्या होगा, अथॉरिटी को चैलेंज करना लगेगा, मैं कुछ बोलूंगा तो अथॉरिटी को लगेगा कि यार मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान। तो ऐसे इनको पर्सनल बैरियर बोला जाता है। तो ये बैरियर्स हैं, इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़िए, इनमें से कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा, और इन पॉइंट्स को एक बार इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि भैया आपके केस स्टडी में कभी कभी इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।